अब कारण क्या है? क्योंकि अब सोचिए वहां तो फिर भी चल जाता है, बैंकिंग व्यवस्था में ऐसा होगा तो लोग पैसा क्यों जमा करेंगे, अपने स्रोत रखेंगे क्यों, किसी को रखेंगे क्यों किसी को? इसलिए बहुत जरूरी है इन सब चीजों का। देखने में छोटी बात लग सकती है, मैं हमेशा अपने फ्रेंड से कहता हूं कि भाई ये कई लोग कहते हैं कि सर कैसा आपका अनुभव, क्या, मैं हमेशा कहता हूं कि एक बात समझना कि शायद सबसे जिम्मेदारी वाला कोई काम होगा तो उनमें से एक है। क्योंकि आजकल वैसे भी अब तो क्रॉस चेक के भी बहुत सारे तरीके होना भी चाहिए, और इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा, मैं खुद प्रोएक्टिवली कहता हूं कि आप जाइए, वेबसाइट देखिए, चीजों को देखिए, ताकि थोड़ा सा आपको भी क्रॉस चेक होना चाहिए कि हाँ कोई चीज है, मतलब, और इसमें कोई अपमान की बात नहीं कि गलती हो सकती, किसी से भी हो सकती है, लेकिन हाँ उस गलती को ना सुधारना जरूर गड़बड़ है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे कौम के लिए गड़बड़ है, पूरे गोत्र के लिए गड़बड़ है। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अभी अलग बात है, इसी को शायद इंटीग्रिटी बोलते हैं, इसी को आप बोलते हैं इंटीग्रिटी, कोई फिलोसॉफिकल शब्द नहीं, यही इंटीग्रिटी, कि आप ये समझें कि हाँ इससे पूरी व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। तो ये जो बात है कि कैसे हम ये कंसेप्ट लेके आए जमा का, तो ये पूरी कहानी रही जमा कैसे हो सकता है। तो बैंकों का एक काम हो गया वित्तीय मध्यस्थों का जमा करना, वहीं दूसरी तरफ क्या काम हो गया, कर्ज देना। अब कर्ज कैसे दे सकते हैं उससे पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं, पहले फटाफट मोटी मोटी बातें लिख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। यहां पर एक सवाल आ रहा है कि एसएलआर सीएलआर क्या है, इस पर हम आएंगे भी, डिटेल में आएंगे, इन चीजों को समझेंगे क्या होता है। ओवरड्राफ्ट एक वीक में कितनी बार यूज किया सकता है, ये आपके और बैंक के बीच की समझ है, ये सब बैंक के और आपके बीच की समझ है कि आप कितनी बार कितने अमाउंट तक कर सकते हो। बट मैं सलाह यही दूंगा कि ओवरड्राफ्ट जब बहुत जरूरत हो तभी करें, है ना, नहीं तो ऐसा कुछ, यहाँ एक अंग्रेजी में कहावत कहते हैं, देयर आर नो फ्री लंचेस ऑन दिस अर्थ, है ना, कोई भी लंच फ्री का नहीं होता, उसकी कीमत होती है। अगर आप बहुत फ्रिक्वेंट ओवरड्राफ्ट करते हैं तो आगे आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट भी कम होती है, कि मतलब आदमी भरोसेमंद नहीं है, एक आध बार गलती होती है, रोज रोज थोड़ो ना, कि जो है एक आध दिन आदमी लेट हो जाए तो कहा जा सकता है, रोज रोज लेट हो तो मतलब अनुशासनहीन है, फुल स्टॉप, इसमें इतना क्या सोचना। आगे लिख सकते हैं कि एक हेडिंग दे सकते हैं, वित्तीय मध्यस्थों का उदय, वित्तीय मध्यस्थों का उदय, या वित्तीय मध्यस्थों का विकास, जो भी लिखना चाहें, वित्तीय मध्यस्थों का विकास। वित्तीय मध्यस्थ से आशय वित्तीय मध्यस्थ से आशय उन संस्थानों से है, उन संस्थानों से है जो वित्तीय संदर्भों में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, वित्तीय संदर्भों में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। अर्थात जहां वे एक तरफ ग्राहकों से जमा लेते हुए वित्तीय स्रोत एकत्रित करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वित्तीय स्रोत एकत्रित करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अन्य ग्राहकों को ऋण देते हुए अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में
यही कारण है कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में इन्हें आर्थिक प्रगति की धुरी कहा जाता है। यही वो चाक है जिसमें पूरा पहिया घूम रहा है, आर्थिक प्रगति की धुरी कहा जाता है। तो जितना लोग बैंकों में पैसा जमा करेंगे उतना आगे आसानी से लोन मिलेगा, है ना। लोन मिलेगा तो गतिविधि आगे बढ़ेगी और जॉब क्रिएट होंगी। इसलिए कहा जाता है कि ये धुरी बन गए हैं धीरे धीरे। इन वित्तीय मध्यस्थों का उदय या प्रारंभ, इन वित्तीय मध्यस्थों का प्रारंभ औद्योगिक क्रांति के बाद त्वरित हुआ। मैं नहीं कह रहा उससे पहले नहीं थे, जरूर रहे होंगे कुछ ना कुछ, पर वो इतिहास का डिबेट हो गया। औद्योगिक क्रांति के बाद त्वरित हुआ, इसलिए मैं प्रारंभ नहीं बोल रहा हूं। औद्योगिक क्रांति के बाद त्वरित हुआ, उससे पहले थे भी तो बहुत छोटे स्तर पर रहे होंगे। त्वरित हुआ क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तेजी आई तब वित्तीय स्रोतों की अधिक आवश्यकता भी महसूस हुई। तब लगा और वित्तीय स्रोत होने चाहिए ना, वित्तीय स्रोतों की अधिक आवश्यकता भी महसूस हुई। मुख्य रूप से इन वित्तीय मध्यस्थों का निम्नलिखित दो कार्य है। पहला, लोगों से जमा लेना और दूसरा लोगों को ऋण सुलभ कराना। एडवांसिंग लोन्स बोलते हैं इसको, लोगों को ऋण सुलभ कराना या एडवांसिंग लोन्स, ऋण सुलभ कराना। ध्यान दीजिएगा, आज भी हम बैंक की इन्हीं दो गतिविधियों को मुख्य गतिविधि बोलते हैं। इसके अलावा बैंक कोई भी गतिविधि कहे तो उसको पैरा गतिविधि कहते हैं। पैरा मतलब बताओ सेकेंडरी। कंफ्यूज मत होइएगा, एक शब्द आपने यदा कदा न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, पारा बैंक। पारा बैंक अलग चीज है, आगे संदर्भ आएगा तो बताएंगे कि क्यों उसको पारा कहा गया था। वो पब्लिक एसेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था। बट पैरा गतिविधि, पैरा बैंकिंग गतिविधि को क्या बोलते हैं? जब कोई बैंक, जैसे बैंक आजकल बहुत सारी और गतिविधियां भी देता है, आपको बहुत सारी सुविधाएं, वो आपका एक वित्तीय एडवाइजर भी है। बैंक आपको एडवाइस भी करता है कि आप जो है यहाँ पैसा लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। पर अभी भी बैंक का दो मुख्य कार्य, और ये बहुत जरूरी है हमेशा, देखिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी, कोई भी इंस्टीट्यूशन तभी ग्रो करता है जब अपने मुख्य कार्य से डिविएट ना करे। मैं हमेशा कहता हूं कि ये थोड़ी ओल्ड स्कूल बात है, लेकिन जितनी भी दुनिया के, जैसे मैं एक दिन वॉरेन बफेट का ही पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक बड़े नेसेंट बैंक का शेयर लिया। तो किसी ने पूछा कि आप इस बैंक में पैसा क्यों लगा रहे हो, मतलब अभी तो बहुत छोटा है बैंक। ने कहा, वॉरेन बफेट की ऑफिशियल लाइन थी, कुछ बड़े बैंक भूल गए कि बैंक होता किस लिए। जैसे हम शिक्षण संस्थान में भूल जाए कि शिक्षण संस्थान बने किस लिए। हम यूपीएससी के लिए यहां पर आपके सामने हैं। अगर यही बात भूल जाए और ज्ञान देने लगे मतलब इधर उधर का, तो डिरेल हो गए मुद्दे से। उसकी सीमा के अंतर्गत सब ठीक है, अगर वो मुख्य उद्देश्य से आप भटकाव नहीं कर रहे। आप यहां यूपीएससी के लिए आए हैं, अगर मुख्य उद्देश्य से भटक गए तो फिर सब बेकार है, फिर चाहे आप जो भी कर रहे हो। तो बैंक का यही दो मुख्य उद्देश्य। इसके बाद की सारी गतिविधि को हम बोलते हैं पैरा बैंकिंग गतिविधि। जैसे बैंक एडवाइजर की तरह काम कर सकता है, बैंक आपके फाइनेंशियल मैनेजर की तरह काम कर सकता है, वो सारी चीजें हैं। आजकल आप देखते हो कि पर्सनलाइज बैंकिंग भी होती है,
अगर आप हाई एंड वाले हो, आपके अमाउंट में ज्यादा पैसे का लेन देन होता है, तो आपको एक ऑफिसर अलॉट कर देते हैं, वो आप उससे सीधे बात करते हो, कोई सुविधा होती है, कोई दिक्कत होती है, वो सब उपलब्ध कराते हैं। पर ये सब अतिरिक्त गतिविधियां हैं, मुख्य काम यही दो है। मुख्य काम यही दो है कि लोगों से जमा लेना, यथासंभव अधिकतम जमा लेना, और दूसरा कि क्षमताओं के अनुसार ऋण देना। कोशिश ये करनी चाहिए ऋण देते समय हमेशा कि ऋण सेफ हो। ठीक, आगे आप जो है लिख सकते हैं कि यहीं पे नोट की तरह लिख लीजिए कि इन दो गतिविधियों के अतिरिक्त, इन दो गतिविधियों के अतिरिक्त, इन दो गतिविधियों के अतिरिक्त कोई अन्य गतिविधि, इन दो गतिविधियों के अतिरिक्त कोई अन्य गतिविधि, कोई अन्य गतिविधि पैरा बैंकिंग गतिविधि कही जाती है। पैरा बैंकिंग गतिविधि, पैरा का मतलब द्वितीयक बोलते हैं, पैरा बैंकिंग गतिविधि कही जाती है। ठीक, अब चाहे तो हेडिंग दे सकते हैं, लोगों से जमा लेना, हेडिंग दे सकते हैं, लोगों से जमा लेना। इसके बारे में थोड़ी बातें लिख लेते हैं मोटा मोटा। लोगों से जमा लेना, जमा लेना, लोगों से जमा लेना। बैंकों में या वित्तीय मध्यस्थ लिखना ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एनबीएफसीज वगैरह में भी ऐसा हो सकता है। हालांकि एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, वो आगे आप समझेंगे, वो सिर्फ टाइम डिपॉजिट ही ले सकते हैं। केवल बैंक जो होते हैं वही डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं। ये मूलभूत अंतर है बैंक का और गैर बैंक गतिविधि का। आगे ले सकते हैं लोगों से जमा लेना। इसमें क्या लिखा, बैंकों स्लैश वित्तीय मध्यस्थों, ऐसे कर लेते हैं, दोनों आ जाएंगे। बैंकों स्लैश वित्तीय मध्यस्थों, वित्तीय मध्यस्थों के पास ग्राहकों द्वारा, के पास ग्राहकों द्वारा जमा धनराशि, जमा धनराशि मुख्यतः दो प्रकार के खातों में जमा की जाती है। मुख्यतः दो प्रकार के खातों में जमा की जाती है। कौन कौन से खाते? डिमांड और टाइम जमा की जाती है। जो मांग जमा तथा समय आधारित जमा, जो मांग जमा, इंग्लिश में भी लिख लीजिए डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा तथा समय आधारित जमा, टाइम डिपॉजिट। मांग जमा तथा समय आधारित जमा या टाइम डिपॉजिट हैं। मांग जमा से आशय उन जमा से है, मांग जमा से आशय उन जमा से है, जमा से है, जिसे ग्राहक जब चाहे, ग्राहक जब चाहे वापस मांग सकता है, इसलिए उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। कभी भी डिमांड कह सकता है, जब चाहे वापस मांग सकता है, मांग सकता है। यह मांग जमा दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? फटाफट लेते हैं। पहला, चालू खाता या करंट अकाउंट, चालू खाता या करंट अकाउंट, चालू खाता या करंट अकाउंट। इस प्रकार के जमा में, चालू खाता में लिख लेते हैं एक लाइन में, इस प्रकार के जमा में जमा एवं निकासी की आवृत्ति,
या फ्रीक्वेंसी जमा एवं निकासी की आवृत्ति अधिक होती है। जमा एवं निकासी की आवृत्ति अधिक होती है। आवृत्ति अधिक होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है बिना। इस प्रकार के खातों में ब्याज नहीं दिया जाता। इस प्रकार के खातों में ब्याज नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता। परंतु ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है ना। परंतु ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। दी जाती है। स्पष्ट हो गई बात? हाँ समझे। हाँ वो तो अलग चीज हो गई, वो तो ब्लैक मनी की बात हो गई ना, कि अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हो किसी भी जगह पे, तो या तो कहीं पे रिसिपिएंट या सेंडर पे अगर आप पैन कार्ड है तो बात ठीक है, अगर नहीं है तो उस पक्ष को पैन कार्ड देना होगा। कहीं भी हो सकता है, वो तो एक अलग, वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात हुई कि वो कैसा है, किस तरह का है ना जी। हाँ ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती, बहुत फ्रिक्वेंट होता है। वो भी कोई ऐसा नहीं है, आप कितना भी अमाउंट रख सकते हो किसी से, कहीं से कहीं तक होता है। काफी बड़ा ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसलिए बिजनेस में हमने बताया ना कि चालू खाते को प्रेफर करते हैं। दूसरा बचत खाता। दूसरा बचत खाता। बचत खाता, इस प्रकार के खाते में, इस प्रकार के खाते में यद्यपि जमा करता, देखिए यही है, मान्यता मत लीजिएगा, पर ये हमारे पाठ्यक्रम का दोष है कि आप इतने बड़े हो गए भी आपको बचत खाता और चालू खाते में भी दिक्कत है। जबकि अभी मैं पूछ लूंगी कुछ एक चीजें कि फला के चाचा और खाला का नाम बताइए, तो आप पूरा पूरे पीढ़ी का नाम बता देंगे कि इतने बज के इतने मिनट पे युद्ध हुआ था, इतने बजे ये हुआ था, है ना, इतने सैनिक मरे थे। हाँ ये भी है, कितने सैनिक मरे थे, और जो है सर कट गया था फिर भी धड़ लड़ रहा था, ये सब आपको खूब पता है ना। ये सब मतलब ठीक है, अतिशयोक्ति रही होगी, कभी नरेंद्र मिश्रा ने लिख दिया होगा, तो अब ये बार बार बताने की क्या जरूरत है। पंडित नरेंद्र मिश्रा की कविता है, उसमें लाइन आ गया था कि वो कि जो है वो जब सर कट गया था उसके बाद गोरा बादल वाले उसमें कि सर कट गया था। अब उसको आप इतिहास उसमें बता रहे किताब में, किताब बाकायदा शब्द लिखा हुआ कि बलबन ने तलवार निकाली, तलवार खून की प्यासी थी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप देख रहे हो क्या पढ़ा रहे हो आप ध्यान से देखिए पढ़ा क्या रहे हैं आप। ये तलवार खून की प्यासी थी, और फिर आप उम्मीद करते कि बच्चे कबीर बने। आप उम्मीद करते कि इनकी आर्थिक समझ बहुत अच्छी हो, देश प्रगति करे। आर्थिक समझ आने के लिए पहले बेसिक कंसेप्ट तो बताओ, पहले बेसिक टर्म तो बताओ। अब ये भी बड़ा दुर्भाग्य, मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूं कि यूपीएससी तक एक इम्तिहान में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सरल रखे जाते हैं, क्योंकि मालूम है टर्म्स ही नहीं पता, अभी तो बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता। ज्यादा ट्विस्ट कर देंगे तो पता चला पूरा पूरा डब्बा ही गायब हो जाएगा, है ना। तो वो बताता है कि कहीं ना कहीं, जबकि कुछ विषयों के आप क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट किए जाते हैं, जिन विषयों में क्वेश्चन ट्विस्ट किए जाना, मान के चलिए कि वहां सार्वजनिक समस्या ज्यादा बेहतर होगी, तभी तो ऐसा किया जा रहा है। तो ये एक मतलब एक दृष्टिकोण है, और अच्छी बात है कि पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि एक जो सामान्य झुकाव इकोनॉमिक्स की तरफ बच्चों का वो बढ़ा है। पहले तो और डरते थे बच्चे, आप लोग फिर भी बेहतर हो। पहले तो उन्हें ये सब बताने में बड़ा डर लगता था, उनको लगता था कि वो पता ही नहीं क्या, है ना। लेकिन ठीक है, अब फिर भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, शायद वो एक्सपोजर की वजह से भी है कि आजकल एक्सपोजर भी है, ऑनलाइन एक्सपोजर भी है। लेकिन हमें अपने पाठ्यक्रम में इन सब चीजों को थोड़ा और जोड़ना होगा। हर बच्चे का एक अकाउंट खोलने की बेसिक बातें क्या होता है, कैसे चीजें काम करती हैं, आर्थिक नीतियां कैसे काम करती हैं,
खैर जी, हाँ सर, हाँ थोड़ा करना चाहिए, सब उनको काम देना चाहिए कि हाँ इसको करें। इनफैक्ट अगर मैंने कभी किताब लिखी, मैंने शायद बताया भी आपको, तो ऐसी किताब लिखूंगा एक कि जो है जो बच्चों को दिमाग में रख के लिखी जाए, क्योंकि मुझे किताब बहुत पसंद है। मैंने आपको शायद इशारा किया हो, एक किताब है फिलॉसफी में, सोफीज वर्ल्ड, मुझे बहुत पसंद है वो किताब, सोफीज वर्ल्ड। वो एक बच्ची है, वो कुछ सवाल पूछती है किसी से, उसके अंकल होते हैं, उससे सवाल पूछती है, और वो बातों बातों में जो है वो आंसर करते हैं कि हाँ दुनिया ऐसे बनी होगी, ऐसे रहा होगा, इत्यादि इत्यादि। तो मुझे वो नैरेटिव बड़ा अच्छा लगा कि मतलब पहले उसके मन में सवाल आए हैं और फिर सब। अच्छा ये भी आप ध्यान से देखिएगा, एक अच्छी पढ़ाई वही होती है, मैं थोड़ी कोशिश करता हूं क्लास में कि पहले आपके दिमाग में सवाल आए तब जवाब दिया जाए। हम उल्टा चलते, पहले जवाब बताते थे फिर सवाल पूछते हैं। कोई ताजुब नहीं, दुनिया की जितनी अच्छी किताबें हैं, भगवत गीता की आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए कुरान शरीफ की, हदीस की, टैलमेड की, टैलमेड जो अगर आप जानते हो तो वो जोरास्ट्रियंस की बुक है, टैलमेड की, जितनी भी दुनिया की अच्छी किताबें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। एक क्वेश्चन पूछा है किसी ने, उसका जवाब दिया गया है, फिर वहां से एक नया क्वेश्चन निकल के आया है। ये सही तरीका है पढ़ने पढ़ाने का, कि पहले सवाल तो आए दिमाग में। अभी आपके दिमाग में सवाल है खाना पता नहीं क्या बना होगा, और मैं बात कर रहा हूं बचत खाते की तो वो सवाल पहले आना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब आप फोकस्ड रहते हैं, ज्यादा अटेंटिव रहते हैं। खैर, बचत खाता, ये सेविंग अकाउंट, इस प्रकार के खाते में यद्यपि जमाकर्ता कभी भी धनराशि को निकाल सकता है, कभी भी धनराशि को निकाल सकता है, यद्यपि जमाकर्ता कभी भी धनराशि को निकाल सकता है, परंतु उसमें कुछ शर्तें हो सकती हैं, उसमें कुछ शर्तें हो सकती हैं। इस प्रकार के खाते में जमा एवं निकासी की आवृत्ति भी कम होती है। इस प्रकार के खाते में जमा एवं निकास की आवृत्ति भी कम होती है। जमा एवं निकास की आवृत्ति भी कम होती है, कम होती है। बचत खाते पर ब्याज दिया जाता है, बचत खाते पर बैंकों द्वारा ब्याज दिया जाता है, बचत खाते पर बैंकों द्वारा ब्याज दिया जाता है, दिया जाता है। ठीक, चाहे तो ब्रैकेट में एक चीज यहां लिख सकते हैं कि कई बार बहुत कम धनराशि वाले बचत खाते भी खोले जाते हैं। आपका छात्रवृत्ति का जो खाता हुआ, बहुत कम धनराशि वाले बचत खाते भी खोले जाते हैं जिनमें न्यूनतम धनराशि की सीमा शून्य रखी जाती है, की सीमा शून्य रखी जाती है। ऐसा नहीं कि उसके लिए मिनिमम बैलेंस चाहिए, फिर न्यूनतम धनराशि की या मिनिमम बैलेंस की सीमा शून्य रखी जाती है। न्यूनतम धनराशि जहां लिखा है इंग्लिश में लिख लीजिए मिनिमम बैलेंस, न्यूनतम धनराशि की सीमा शून्य रखी जाती है। ऐसे बचत खातों को एक शब्द देते हैं, वो पता होना चाहिए। ऐसे बचत खातों को नो फ्रिल अकाउंट, नो फ्रिल अकाउंट नो फ्रिल अकाउंट भी कहा जाता है, नो फ्रिल अकाउंट भी कहा जाता है। जीरो बैलेंस अकाउंट हो सकते हैं, नो फ्रिल अकाउंट भी कहा जाता है। जैसे जनधन अकाउंट, जो जनधन अकाउंट होता है वो एक नो फ्रिल अकाउंट है। जनधन अकाउंट
जो लोग नहीं जानते, जनधन अकाउंट खोला गया ताकि लोगों के पास बैंक खाते पहुंच सके। तो दोनों जो लोग दूर दराज में या निर्धन आय वर्ग समूह के हैं, छात्रवृत्ति खाता भी नो फ्रिल अकाउंट होता है। तो ये जनधन अकाउंट, छात्रवृत्ति खाता इत्यादि, इसको नो फ्रिल अकाउंट बोलते हैं। अब वो किसान का डिपेंड करेगा कि किस तरह का उनका आय का ब्यौरा है। वो नो फ्रिल भी हो सकता है, बचत खाता भी हो सकता है। अच्छा, जो जनधन है उसमें भी ओवरड्राफ्टिंग देते हैं। जनधन में, जनधन अकाउंट में ओवरड्राफ्टिंग दी जाती है। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है तो उसमें भी कुछ ओवरड्राफ्टिंग की जा सकती है। अकाउंट में पैसा नहीं तब भी आपको कुछ पैसा मिल जाता है, वो एक कर्ज की तरह देखा जाता है। तो ये बात रही कि कैसे जो है डिमांड डिपॉजिट है। क्लियर? जनरली नहीं, क्योंकि बैंक फिर वो कहेगा कि फिर तो हमें क्या लाभ है, हम तो चाहेंगे ना एक मिनिमम बैलेंस रहे। तो एक मिनिमम बैलेंस जनरली कहा जाता है रखें, है ना। वो अलग अलग बैंकों में अलग अलग होता है, लेकिन सामान्य बचत खातों में एक न्यूनतम अकाउंट रखना चाहिए, रखना होता है। आगे लिख सकते हैं आप। ये जो जीरो बैलेंस है कुछ अकाउंट में होता, सब में नहीं होता। जीरो बैलेंस की सुविधा कुछ ही अकाउंट में दी जाती है, और उन अकाउंट को कुछ अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। वो भी एक रीजन है कि बचत खाते में आपको बहुत सारी सुविधा मिलती है, वो नो फ्रिल अकाउंट में बहुत सारी सुविधाएं तो नहीं दी जाती हैं। आगे लिख सकते हैं कि तो ये तो हो गया आपका जो है डिमांड डिपॉजिट। अगला समय आधारित जमा या टाइम डिपॉजिट। समय आधारित जमा या टाइम डिपॉजिट। समय आधारित जमा या टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट, इसके अंतर्गत लिख लीजिए कि समय आधारित जमा से आशय उस जमा या उन खातों से है जिनमें एक निर्धारित समय के लिए जिनमें एक निर्धारित समय के लिए धनराशि जमा की जाती है। उस समय कुछ भी हो सकता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीने, वो डिपेंड करेगा, जमा की जाती है। तथा निर्धारित समय से पहले उस धनराशि को निकालने पर सामान्यतः, कुछ बैंकों में ऐसा नहीं भी है, वो उसको बचत खाते की तरह ट्रीट कर लेते हैं। सामान्यतः दंड का प्रावधान होता है। आर्थिक दंड होता है, मुझे ऐसा नहीं सजा भी दी जाएगी, आर्थिक दंड का प्रावधान होता है। हालांकि कुछ एक बैंक ऐसा भी करते हैं, मान लीजिए मैंने एफडी करा किसी बैंक में, खैर गरीब मास्टर एफडी कहाँ करेगा, लेकिन मान लीजिए कि मैंने तो अभी सोचा सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं आप, है ना। अब मान लीजिए मैंने एफडी करा, अब एफडी में मैं पैसा निकाल रहा हूं, 1 साल की एफडी थी, मैंने पैसा 6 महीने में निकाल लिया, 7 महीने में निकाल लिया। तो वो करते क्या है कई बार कि उसको सेविंग अकाउंट की तरह ट्रीट कर लेते हैं कि आपका एक सेविंग अकाउंट था, उसमें इतना पैसा था, तो जितना सेविंग अकाउंट वाले रेट से ब्याज आया उतना दे दिया। वो बैंक के ऊपर है, अलग अलग बैंकों की अलग अलग समय पर अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, लेकिन मोटा मोटा बैंकों को अधिकार रहता है कि वो चाहे तो इस पे दंड लगा सकते हैं, आर्थिक दंड लगा सकते हैं। आगे लिख सकते हैं कि अच्छा आप मुझे बताओ, तो सामान्यतः सेविंग अकाउंट पे ज्यादा ब्याज मिलना चाहिए या टाइम डिपॉजिट पे? टाइम डिपॉजिट पे तो दिखता भी है, टाइम डिपॉजिट पे ज्यादा ब्याज मिलता है। आप लिख सकते हैं इस प्रकार के जमा पर मांग जमा के संदर्भ में अधिक ब्याज दिया जाता है। मांग जमा के संदर्भ में
मांग जमा के सापेक्ष में अधिक ब्याज दिया जाता है। मांग जमा के सापेक्ष में अधिक ब्याज दिया जाता है, के सापेक्ष में अधिक ब्याज दिया जाता है। यह समय आधारित जमा भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला फिक्स डिपॉजिट या फिक्स जमा। फिक्स जमा, फिक्स डिपॉजिट, इसके अंतर्गत फिक्स जमा, इसके अंतर्गत एक निर्धारित धनराशि, आप एक मुश्त पैसा देते हो, इसको अंग्रेजी में लमसम बोलते हैं। एक निर्धारित धनराशि, एक निर्धारित धनराशि एक निश्चित समयावधि के लिए जमा की जाती है। एक निर्धारित धनराशि एक निश्चित समयावधि के लिए जमा की जाती है। एक निश्चित समयावधि के लिए जमा की जाती है। और दूसरा रिकरिंग या आवर्ती जमा भी बोलते हैं इसको, आवर्ती जमा, रिकरिंग, जिसमें एक निश्चित समयांतराल पर निर्धारित समय के लिए, निर्धारित समय के लिए पैसे जमा कराए जाते हैं। पैसे जमा कराए जाते हैं। जब टाइम पूरा था तो उसको मैच्योरिटी बोलते हैं कि मैच्योर हो गया, है ना, जमा कराए जाते हैं। चाहे तो लिख सकते हैं उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 1,000 रुपए प्रतिमाह 1 वर्ष के लिए जमा करे, 1,000 रुपए प्रतिमाह 1 वर्ष के लिए जमा करे, 1 वर्ष के लिए जमा करे, ठीक, तो उसको बोलोगे रिकरिंग डिपॉजिट है या आरडी है ना। तो इस तरह से एफडी हो सकता है, आरडी हो सकता है, आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है, ठीक। तो ये कुछ तरीके हुए जिसको आप बोलते हो कि कैसे जमा हो सकते हैं। 2 नोट यहां पर लिख लीजिए। पहला एक नोट की तरह लिख लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति, अच्छा, जब हम लोग व्यक्ति बोलते हैं इकोनॉमिक्स में तो किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, वो कोई भी हो सकता है, संस्था हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है, इत्यादि इत्यादि। यदि कोई व्यक्ति आवर्ती क्रम में स्टॉक मार्केट में पैसा जमा करे, आवर्ती क्रम में, ये हर महीने जमा कर रहे हैं एक निश्चित समय के लिए, आवर्ती क्रम में स्टॉक मार्केट में पैसे जमा करे, तो उसे एसआईपी या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। आजकल आप देखते हो ना, एसआईपी करिए, बढ़िया है, म्यूचुअल फंड सही है, पर मैं फिर कहूंगा म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है। दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें, है ना। कोई फ्री में एडवर्टाइजमेंट लगा के आपके हित में नहीं बताएगा कि म्यूचुअल फंड सही है, आपको निवेश करना चाहिए। जाहिर जब इतनी बेसिक बात तो सभी को समझ में आनी चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रही, इतना खर्चा जा रहा है, तो कुछ तो कारण होगा ना, आपके लाभ के लिए तो नहीं कर रहे हैं। यकीन जानिए, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी कह रहा है कि आपके लाभ के लिए है,
तो 95% केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो उस व्यक्ति के लाभ के लिए है, आपका लाभ उसमें नहीं, उस व्यक्ति का लाभ है। तो इसीलिए जब भी कोई कहे कि ये फ्री है तो तुरंत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इसका मतलब आप फ्री हैं, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके स्रोत फ्री। आपको क्या लगता है इंटरनेट फ्री है? मैंने आपको बार बार कहा इंटरनेट फ्री नहीं है, आप फ्री हो, इंटरनेट आपका इस्तेमाल कर रहा है। आपको लग रहा है इंटरनेट फ्री है तो हम आप फ्री हो, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगली बार ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जो है 95% केसेस में ऐसा होता है। जब भी कोई कहे कि फ्री है तो तुरंत अलर्ट हो जाइए, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है यहां पर, तो जी सर। नहीं, जो स्टैंडिंग अमाउंट है, जो भी है फिलहाल जितना अमाउंट है उसमें अमाउंट जितना स्टैंडिंग है उसको करेंगे। अभी तो आगे आएगा तो पता नहीं आए ना आए, तो उसको क्यों करें, वो जाए, वो कहां से देता होगी, वो तो जो स्टैंडिंग अमाउंट है उसी को कहा जाएगा। तो ये बात रही कि हाँ ये एक नोट हो गया। दूसरा नोट आप लिख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस में भी बचत खाते तथा समय आधारित खाते, पोस्ट ऑफिस में भी बचत खाते तथा समय आधारित खाते हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं। हो सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में एक विशेष प्रकार का, पोस्ट ऑफिस में एक विशेष प्रकार का, पोस्ट ऑफिस में एक विशेष प्रकार का 5 वर्ष की अवधि का, एक विशेष प्रकार का 5 वर्ष की अवधि का, 5 वर्ष की अवधि का जमा भी होता है, जिसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नाम सुना इसका? जो लोग गांव से वो जरूर सुने होंगे। NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कहा जाता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कहा जाता है NSC। इनफैक्ट जब आप कल अधिकारी बनेंगे तो आपको एक तरह से टारगेट भी होता है कि भाई NSC ज्यादा, क्योंकि NSC का पैसा जाहिर सी बात है 5 वर्ष के लिए लॉक हो गया और सरकार के पास वो एक स्रोत, ये जो पैसा है सरकार कर्ज के रूप में ले लेती है। आगे जब वित्तीय प्रबंधन पढ़ेंगे तो समझेंगे कि सरकार इस पैसे का इस्तेमाल करती है। अब ये देखिए कितनी बेसिक बात है कि इस तरह के जितने भी जमा होते हैं, जो इसको आगे मैं बताऊंगा स्मॉल अकाउंट्स बोलते हैं। तो जैसे आपने सुकन्या समृद्धि में पैसा जमा किया, NSC में पैसा जमा किया, ये आप पैसा किसके पास जमा करते हो? भारत सरकार को उधार देते हो एक तरह से। ये पैसा भारत सरकार के पास जमा करते हो और भारत सरकार ब्याज के साथ वो पैसा आपको वापस करती है। इस साल में क्वेश्चन था, अब वही बात, बड़ी बड़ी बातें पता है। क्वेश्चन पूछा है कि स्मॉल अकाउंट्स में लिए गए ऋण सरकार के लिए एक ऋण प्रकार होते हैं या एक प्रकार के ऋण होते हैं। तो बात सही है, एक प्रकार का ऋण होता है। अब ये क्वेश्चन वही जवाब दे पाएगा जिसको कंसेप्ट समझ में आता है। जो फूफा में लगे हुए ना कि हाँ बढ़िया ये समझ लिया वो समझ लिया, उसको लगे पता नहीं क्या ही बात हो गई। फिस्कल डेफिसिट का बहुत पता है, FRBM के पता नहीं कौन कौन से नाम पता थे, पर ये नहीं पता कि आप कहते हो कि FRBM में सरकार पैसा लेती तो कहां से ले रही है, उसका स्रोत क्या बन रहा है। समझेंगे इसको, जब वहां पे आएंगे तब बताऊंगा। अच्छा ये बात थी। पर NSC एक तो कहा भी जाता है, जैसे जब आप अधिकारी बनते तो कहा जाता है कि NSC बेचिए, तो आप कहते हो कि भाई कोई आपके पास आ गया कि सर हमें जरा लाइसेंस दे दीजिए बंदूक का, तो आपको तो ठीक है लाइसेंस ले लीजिए लेकिन 50,000 की NSC दिखाइए। जब बंदूक खरीद सकते हो तो कोई सरकार को भी दो। इसलिए आप देख लो कि तमाम जब आप बंदूक का लाइसेंस लेने जाते हो तो कहते हैं NSC लेके आइए इतने की। कोई कहा सर हम नंबर 1 के कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है 1 लाख की NSC जमा कराइए, 5 लाख की NSC जमा कराइए, तो पता चलेगा पैसा आपके पास, पैसा तो आप ही का है लेकिन हमें 5 साल के लिए मिल गया, तो आपका अंदाजा भी लग गया कि पैसा है भी कि नहीं आपके पास। तो इस तरह की चीजें की जाती हैं, व्यवस्था का हिस्सा होता ताकि राजस्व थोड़ा बढ़ सके। तो जो है अभी टारगेट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन हाँ उनसे कहा जाता है, उम्मीद की जाती है कि जो ये लोग अधिकारी हैं ये थोड़ा राजस्व को इस तरह से भी बढ़ाएं, उनकी जिम्मेदारियों में से होता है।
तो ये अब जैसे मान लीजिए कल को कोई कहना चाहिए वैसे कायदे से कि जो है कोई किसी क्लब हाउस का मेंबर है तो कुछ रस्सी भी दीजिए, तब क्लब हाउस की मेंबरशिप मिले, ताकि कुछ पैसा उधर भी जाए सरकार के पास जो लोक हितों में काम हो। तो इस तरीके से जो है एक 5 वर्ष का, न्यूनतम 5 वर्ष का होता है, उसके मल्टीपल में होता है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ऐसे ही एक और स्कीम भी होती है जिसको सुकन्या समृद्धि योजना कहा जाता है, जो आप एक निर्धारित समयावधि के लिए जमा करते हो। तो ये बात रही कि कैसे ये आपके जमा होते हैं। क्लियर हो गया? तो एक तरफ हमने देख लिया कि बैंकों में कैसे, और थोड़ा सा आपने भी समझ लिया कि पोस्ट ऑफिस में भी ये चीज हो सकती है। अब एक हेडिंग दे सकते हैं, एनडीटीएल की परिकल्पना। एनडीटीएल की परिकल्पना। चलिए पुष्पेंद्र, अच्छा यू आर वर्किंग देयर एज अ पोस्ट मास्टर, वेरी गुड। पोस्ट ऑफिस में आप नो, तब तो आप जानते हो गए कि मैं बताऊंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनक्यूलेशन जो शुरू किया है आईपीपीबी ने, तो आगे आएगा उससे कॉन्टेक्स्ट, बात करेंगे उस पर। तो एनडीटीएल की परिकल्पना, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि एनडीटीएल की परिकल्पना बैंकों में जमा या वित्तीय मध्यस्थों के पास जमा, जो भी लिखना चाहे, वित्तीय मध्यस्थों के पास जमा धनराशि, वित्तीय मध्यस्थों के पास जमा धनराशि, के पास जमा धनराशि ग्राहकों के लिए तो आस्ती या एसेट है। ग्राहकों के लिए तो आस्ती है, मैंने पैसे जमा किया तो मेरा तो एसेट है वो ना, आस्ती। एसेट लिख लीजिए, इतना क्या सोचना, एसेट है, ज्यादा रामधारी सिंह दिनकर वाली हिंदी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ आस्ती बोलते हैं उसको, आस्ती है। परंतु वह बैंकों के लिए देयताएं हैं, लायबिलिटी हैं, देयताएं या लायबिलिटी हैं, बैंकों के लिए देयताएं हैं, लायबिलिटी हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि बैंकों के पास, अतः यह कहा जा सकता है कि बैंकों के पास मांग एवं समय आधारित देयताएं होती हैं। मांग एवं समय आधारित देयताएं, बात स्पष्ट हो रही है? हाँ या ना? नहीं? ऑलराइट। मांग, आज अपने ब्रेक नहीं मांगा तो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको। ऑलराइट, ये सबसे पहले ब्रेक मांगते हैं, मैं बता दूं, यही व्यक्ति हैं वो जो जैसे 10:30 बजे का ये इशारा करना शुरू कर देते कि सर अब जो है ब्रेक का टाइम हो गया। ऑलराइट, खैर, अच्छा, सो याद सब रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ध्यान रहता है सब। हाँ, क्या लिखा आपने? अब मांग एवं समय देयताएं होती है ना? यदि इन मांग एवं समय देयताओं में से, यदि इन मांग एवं समय देयताओं में से अंतर बैंकिंग देयताएं घटा दी जाएं, अंतर बैंकिंग देयताएं घटा दी जाएं, तो निवल मांग समय देयताएं या एनडीटीएल, निवल मांग समय देयताएं या एनडीटीएल प्राप्त होता है। तो उसको ऐसे फॉर्मूले में लिख सकते हैं कि निवल मांग समय देयताएं
या NDTL इज इक्वल टू कुल मांग देयताएं प्लस समय देयताएं, इसको आप एक शब्द बोलते हो DTL, माइनस अंतर बैंकिंग देयताएं या इंटर बैंकिंग लायबिलिटी, इंटर बैंकिंग लायबिलिटी। तो ये हो गया आपका NDTL की परिकल्पना। यही NDTL आधार बनता है बहुत सारी गणनाओं का। आगे हम इसका यूज करेंगे कि हाँ NDTL का इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, इत्यादि इत्यादि। तो ये बात थी कि बैंकों में जमा कैसे लेते हैं। हालांकि अब बात स्पष्ट हो गई। चलिए, तो अब दूसरी तरफ देखेंगे कि क्या है बैंकों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के ऋण। पर उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक किस तरफ आएंगे, ऋणों को समझेंगे कि ऋण कैसे होते हैं, उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, इत्यादि इत्यादि। फिर समझेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनके बारे में क्या क्या चीजें हैं, इत्यादि। ऑलराइट, सो इंश्योरेंस और दूसरा शब्द मुझे क्लियर नहीं हो रहा। इंश्योरेंस और FD सब निवेश ही है। इंश्योरेंस को निवेश कहा जाए कि ना कहा जाए, इस बात को लेकर तर्क किए जा सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस इस लिहाज से निवेश है कि इससे आप अपनी आपातकालीन स्थिति के लिए एक फंड क्रिएट करते हो, इस उस लिहाज से इसको निवेश कहा जाता है। और कुछ एक इंश्योरेंस में तो बाकायदा आपको यूनिट लिंक प्रोग्राम भी मिलता है, वापस पैसा भी मिलता है, तो वहां पर तो जाहिर सी बात है निवेश है। इसीलिए कुछ लोग इंश्योरेंस को निवेश मानते हैं, कुछ नहीं मानते, क्योंकि इंश्योरेंस निवेश क्या है, जिससे आपका पैसा बढ़े। अब इंश्योरेंस करने में सीधे सीधे तो पैसा नहीं बढ़ता, लेकिन हाँ विपरीत परिस्थितियों के लिए एक फंड क्रिएट हो जाता है, तो उस लिहाज से भी निवेश है ना। और रही बात बचत खाता की, रही बात फिक्स डिपॉजिट की, रिकरिंग डिपॉजिट की, तो ये सब तो निवेश है ही है। निवेश कैसे, क्योंकि आप इसमें पैसा लगा रहे हो और आपका पैसा बढ़ रहा है, तो उसको निवेश क्या, मैंने आपको बताया, निवेश कोई भी चीज जिससे आपकी पूंजी में वृद्धि होती हो, तो आपका पैसा बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है निवेश है। तो FD भी निवेश है, बचत खाता भी निवेश है, और जितने भी जमा इस तरह की, इसको इसलिए जो आप बैंक में जमा करते हो उसको निवेश के स्वरूप में देखा जाता है, निवेश के स्वरूप में देखा जाता है। और अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस एक तरह से नकारात्मक लिस्ट में निवेश हो जाता है कि आपके लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार है। यहां पर एक सवाल है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बैंक डिमांड डिपॉजिट एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस एंड हाउ इट अफेक्ट्स द इन्वेस्टर बिहेवियर। देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो हमें यहाँ पे व्यक्तिगत गाइडलाइंस पे नहीं जाना, हम यहाँ बैंकिंग पर से नहीं देख रहे हैं, हम तो एक जनरल आइडिया समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम मोटा मोटा बात करें, चूंकि हमने सवाल पूछा है, तो जो बैंक में जमा होता है, जो बचत पोस्ट ऑफिस में जमा होता है, स्वभाव लगभग एक जैसा है। फर्क इतना है कि आपको रिटर्न थोड़ा पोस्ट ऑफिस में ज्यादा मिलते हैं, पर उनकी शर्तें भी थोड़ी ज्यादा हैं अगर हम बचत की तुलना में देखें तो जो बैंक है उनकी सुविधाओं की तुलना में पोस्ट ऑफिस में सुविधाएं थोड़ी कम है, शर्तें थोड़ी ज्यादा, लेकिन वहां रिटर्न ज्यादा बेहतर है। ग्रामीण परिवेश में देखा जाता है कि जहां बैंकों की पहुंच नहीं है वहां पर पोस्ट ऑफिस का महत्व बढ़ जाता है, और कोई भी एक निवेशक जो है चाहता है कि उसका पैसा बढ़े। और अगर आप पैसे का मूवमेंट बहुत नहीं करते, जैसे मैं खुद इस बात का मानने बहुत पक्षधर हूं कि अनावश्यक हमें पैसे को इधर उधर मूव कराने की बहुत जरूरत नहीं होती।
अब आप चाहते हो कि आपका पैसा पैसा आपके पास रेडिली अवेलेबल रहे हमेशा, जब भी आप चाहें। अब एटीएम क्या है, 24 घंटे पैसा उपलब्ध है जब भी आप चाहें। उसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि उससे आपका एक तरह से जो बिहेवियर है, जिनका एक्सपेंडिचर और बाइंग बिहेवियर ज्यादा है। भाई क्रेडिट कार्ड किस सिद्धांत पे काम करता है, एटीएम कार्ड क्यों लाए गए, ताकि सहूलियत रहे। जब आप उससे आपका खर्चा बढ़ जाता है तो आपका बिहेवियर एस्पेक्ट कैसा है, क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि हाउ इट इफेक्ट्स द इन्वेस्टमेंट्स बिहेवियर। तो इन्वेस्टमेंट की प्रवृत्ति जो है ये देखी गई ग्रामीण बैंक बचत खातों में या सावधि खातों में तुलनात्मक रूप से ज्यादा दिखाई पड़ती है अगर हम बात करें शहरों की तुलना में, क्योंकि शहरों में जो है विड्रॉल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। लेकिन अमाउंट ओवरऑल देखेंगे तो आपको शहरी संदर्भ में फिलहाल बैंकों में जमा ज्यादा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बैंकों तक पहुंच है लोगों की। एक ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण होता ना कि बैंकिंग पहुंच है कि नहीं। बहुत सारे गांव में अभी भी आप देखें तो वहां पे बैंक नहीं है, 5 किलोमीटर के दायरे में भी बैंक उपलब्ध नहीं है। तो शहर बैंकों का शहरों और कुछ क्षेत्रों में ही केंद्रीकृत होना, जहां पर हमेशा से व्यावसायिक गतिविधि ज्यादा रही है, उसकी वजह से आपको दिखता है कि शहरी क्षेत्र में बैंकों का सांद्रण ज्यादा है। बाकी थ्योरी की और गाइडलाइंस की बात करें, वो बैंकों का अपना विषय, हर एक बैंक का अपना निजी विषय होता है। मूल तत्व यही है, मूल तत्व यह है कि आपको जो जमा करते हैं उसमें ये ध्यान रखना होगा, ये आप जो बचत जमा करते हो उसमें ब्याज, अब ब्याज भी कैसे निकालते हो भी बैंकों का अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग बैंक अलग अलग ब्याज देते हैं आपको, पर एक न्यूनतम ब्याज होता है, उतना तो देना ही चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो वो जो है उनका कॉस्ट ऑफ फंड, आप जैसे मान लीजिए एसबीआई का कि बैंक कोई कनॉट प्लेस में है और एसबीआई की बैंक कोई किसी ग्रामीण जिले में है, मान लीजिए मैं बात करूं कोई भी ग्रामीण जिला, मान लीजिए किसी भी उत्तर प्रदेश या बिहार का ग्रामीण जिला, मध्य प्रदेश का ग्रामीण जिला, तो यहाँ पर बैंक की कॉस्ट ज्यादा है, किराया ज्यादा है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज्यादा है, वहां बहुत कम रहेगी। तो उस हिसाब से बैंकों पर वेरी करता है गाइडलाइंस क्या रहेंगी। तो ये कुछ बात रही कि जब हम बात करते हैं जमा के बारे में। अगला हम बात करते हैं ऋण के बारे में। हालांकि मैं जानता हूं कि जब कुछ लोग जो परिचित हैं उनको लग रहा होगा कि हम यहाँ थोड़ा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप स्पीड थोड़ी स्लो दिखती है। उसका रीजन है, वो जेन्युइन रीजन है कि उसका कारण है कि पहले कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाना चाहिए एक एक बात की क्यों किया गया है, इसका लॉजिक क्या है। जी सर। अगर जो एक पर्टिकुलर दिन से एक पर्टिकुलर दिन तक पैसा पड़ा हुआ है, तब 10 तारीख से लेकर 31 तारीख में जितना पैसा पड़ा हुआ है उस पर हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं। उस सारे बैलेंस के बाद जो पैसा बचा हुआ है उस पर ही आपको ब्याज मिलेगा, बाकी आप लेन देन कर रहे हो अपनी जगह पर है ना। चलिए अब अगर हम आगे बात करें यहां पर, तो एक चीज हमें समझने की और जरूरत है। अच्छा, जब कोई ऋण देता है तो ऋण के बारे में कुछ बेसिक बातें पहले समझ लेते हैं, जो कुछ एक बेसिक चीजें जो बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए क्या नाम है सर आपका, भावीन, ऑलराइट। सो मैंने भावीन से कहा कि मोटा भाई कुछ पैसा चाहिए, कर्जा, यू नो। सो मोटा भाई बड़े भाई को बोलते हैं गुजराती में, तो मैंने बोला भाई मोटा भाई पैसा चाहिए कुछ कर्जा। उन्होंने कहा ठीक है सर आप ले जाओ। अब पैसा मैं इनसे कर्जा मांग रहा हूं, पैसा कर्जा मांग रहे हो, तो 2-3 चीजें दिमाग में ध्यान रखें। इन्होंने कहा ठीक है सर ले जाइए, और इन्होंने अगर मान लीजिए मैं 10,000 रुपये मांगा इनसे, तो 10,000 रुपये जैसे ही मैं मांगूंगा और पलटूंगा, कहेंगे ना कि सर कुछ लिखा पढ़ी में हुई हो जाए। अगर लिखा पढ़ी में नहीं किया तो आपकी गलती, फिर इनकी गलती, मैं मुकर जाऊं तब नहीं दिए जाओ, क्या प्रूफ क्या है। इसलिए कुछ लिखा पढ़ी में होना चाहिए, अगर बिना लिखा पढ़ी में तो गड़बड़ है, बहुत सीधी सी बात है ना। एक बात। दूसरी बात ये कि जैसे पैसा इनकी जेब से निकला उसमें एक रिस्क आ ही जाता है। कर्ज देने में हमेशा एक रिस्क रहता है। किस तरह के रिस्क हो सकते हैं? पहला रिस्क तो है कि कर्जा पूरा पूरा वापस ना आए, या कर्जे पे जो ब्याज उम्मीद थी वो ना आए, मूलधन ही आ जाए बस तो भी चलेगा, मूलधन नहीं आ रहा है, मूलधन पे ब्याज नहीं आ रहा है, ये बहुत सारे। अच्छा, रिस्क जो है बहुत तरीके के हो सकते हैं। जेन्युइन रिस्क भी होते हैं, जब आप किसी को कर्जा देते हो जेन्युइन रिस्क भी है। मैं कर्जा दिया और किसी भी कारण से, मान लीजिए इन्होंने मुझे आज कर्जा दिया और किसी भी कारण से मान लीजिए मैं कहीं और चला गया या मैं हमारा संपर्क नहीं हो पाया, कुछ भी बात हो सकती है। तो ये एक इनहेरेंट बात मानिए कि पैसा जेब से निकला नहीं कि रिस्क निकला उसके साथ।
रिस्क आ गया। तो लोन देने में हमेशा रिस्क रहता है। अब कुछ शब्दों को यहां से, अगर रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो तो हम कहते हैं कि प्राइम लोन है। अब भाविन से मैंने कहा मोटा भाई कुछ कर्जा चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल ले जाइए सर, 10,000 रुपए। एक काम करिए, जो अंगूठी आपके हाथ में दिए जाइए, ये गिरवी के लिए रहेगा, ठीक रहेगा। हालांकि है नहीं ऐसा कुछ, लेकिन है ना, या मोबाइल है, घड़ी है, ये दिए जाइए, गिरवी की तरह रहेगा। अब यहां पर रिस्क बहुत कम हो गया, क्योंकि अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो इनके पास स्रोत उसको बेच के अपना 10,000 प्लस ब्याज निकाल लेंगे, हो सकता है और ज्यादा ही पा जाए, है कि नहीं। तो रिस्क जो है कैलकुलेट हो गया, उतना रिस्क कैलकुलेट हो गया। अब मान लीजिए इन्होंने मुझे पैसा दिया, तो वो 10,000 रुपए इनके लिए क्या है, आस्ती की लायबिलिटी। इन्होंने 10,000 रुपए मुझे दिए, इनके लिए क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है? इनके लिए एसेट है। एसेट है क्योंकि वो उससे पैसा कमा रहे हैं। अगर किसी वजह से मैं रिस्पॉन्ड ना करूं तो क्या कहें, ये एसेट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। सुन लो ना, एनपीए हो गया, एनपीए है क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब मान लीजिए मैंने इनको गिरवी में घड़ी रखी हुई थी और मैंने वापस नहीं किया पैसा, या मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे बातचीत नहीं हो पा रही है, तो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, क्योंकि मैं एसेट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। या ध्यान सुनिएगा मुझे, इन्होंने 10,000 रुपए दिए थे, ब्याज के साथ 12,000 रुपए हो गए थे, तो इनका एनपीए कितने का, 12,000 रुपए का। 10,000 वो प्लस 2,000 रुपए ब्याज, जो 12,000 रुपए का एनपीए। और मान लीजिए मैंने इनके पास घड़ी गिरवी रखी थी, और घड़ी इनके पास रखी हुई थी जमानत के तौर पर। अब ये घड़ी को बेच के मान लीजिए 5,000 रुपए पा जाते हैं, 7,000 पा जाते हैं, तो एनपीए अब कितना बचा। अगर 5,000 रुपए ने मिल गए और 12,000 रुपए एनपीए, तो अब कितना बचा, 7,000। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए कई बार हम चीज जब लोन को किसी और को दे देते हैं तो भी तो एनपीए कम हो जाता है। वो आगे हम समझेंगे इस बात को, पर एक मोटा मोटा ये अंदाजा कि एनपीए क्यों बोलते हैं उसको समझ में आ गया, क्योंकि जो एसेट था वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक बात। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि भाई लोन लिया जाएगा, तो लोन मैं क्यों लूंगा, दो कारणों से। एक तो लोन हो सकता है कि मैं किसी उपभोग के लिए ले रहा हूं, अपने पर्सनल यूज के लिए, कुछ भी हो सकता है, गाड़ी खरीदनी है, या मकान बनवाना है, या जो है सोना खरीदना है, कुछ भी अपने उपभोग के लिए मैं कर रहा हूं। और एक लोन में ले सकता हूं कि मैं उससे कुछ बिजनेस करूंगा और कुछ और पैसा निकाल लूंगा, कुछ और बातें होंगी, कुछ और बातें होंगी। अच्छा, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इस क्लास में या बाहर, जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ी है, उन्होंने शायद एक कंसेप्ट भी पढ़ा हो। मैं उस कंसेप्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स पता होनी चाहिए, बट उसको बोरो कर सकते हैं। जब हम बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं, किसी से बिजनेस करने के लिए पैसा लेते हैं, तो उस पैसे में एक चीज जुड़ जाती है, इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये मेरा बहुत फेवरेट इक्वेशन है, लेकिन ये यहां पर उसकी बात करना बिल्कुल बेमानी हो जाएगा कि टाइम वैल्यू मनी। आप मोटा मोटा सरल शब्दों में ऐसे समझे कि पैसे का समय के सापेक्ष भी कुछ मूल्य है। जैसे कि मान लीजिए मैंने 100 रुपए किसी को दिया है, तो 100 रुपए एक साल बाद 100 रुपए की कीमत का नहीं रह गया, उसकी कुछ कीमत घट जाएगी, क्योंकि चीजें महंगी हो गई, है कि नहीं, क्योंकि चीजें महंगी हो रही। तो इस सब के कारण आप ऐसे समझे कि अगर कोई लोन उपभोग के लिए लिया गया हो तो उसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल डेट। और अगर कोई ऋण इसलिए लिया गया हो कि हमें उससे बिजनेस करना है, कुछ आगे जोड़ना है, कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसमें, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल डेट। तो ऋण कई प्रकार से उसका वर्गीकरण हो सकता है। अच्छा, एक मोटी सी बात और यहां पे समझते हैं ऋण के बारे में, जो अक्सर हम एक हिस्सा तो आप जानते हो, एक हिस्सा आप उससे परिचित नहीं रहते हो। जैसे मान लीजिए मैंने भाविन से 10,000 रुपए ऋण लिए, किस रेट पे दे रहे हैं सर आप? साल का, महीने का, मतलब सही पक्का गुजराती निकले तुम तो। ऑल राइट, साल का, ऑल राइट, 12%, ज्यादा है वैसे, चलो 1% महीना हो गया, चलिए 12%, है ना, कोई नहीं, पैसा ये दे रहे तो ये डिसाइड करेंगे ना कितने पे दे रहे हैं। ऑल राइट, छात्र बेकार है क्योंकि सर आप क्लास के बाद मिलिएगा, थोड़ा मेरी जरूरत है। ऑल राइट, सो है ना, 10,000 एट द रेट 12%, 12%, ठीक। तो मतलब साल भर के बाद अमाउंट हो गया 1,10,000 और मतलब 12,000 रुपए ना,
नहीं, 10,000 का 10% हुआ 1,1200 रुपए। हाँ अच्छा, 11,200 रुपए, सॉरी 11,200 रुपए ये हो गया आपका 12% के ब्याज से 11,200 रुपए। अब ये 11,200 रुपए मैं कैसे दे सकता हूं? एक तरीका ये है कि मैं इसको 12 महीने से डिवाइड कर दूं, हर महीने की किस्त दूं। इसी को आप बोलते हो ना इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या EMI। एक और चीज भी होती है जिसे शायद आप परिचित ना हो अभी। एक तरीका यह भी होता है कि मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए का लोन लिया है 12% के रेट से 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले साल 12% कितना है, 1,200 रुपए, ये ब्याज दूंगा, सिर्फ ब्याज दूंगा पहले साल, ठीक। दूसरे साल भी 1,200 रुपए ब्याज दिया, तीसरे साल भी 1,200 रुपए ब्याज दिया, चौथे साल भी 1,200 रुपए ब्याज दिया, पांचवें साल भी 1,200 रुपए ब्याज दिया, और जब 5 वर्ष पूरे हो गए तब मैंने मूलधन जो है 10,000 रुपए वापस कर दिए। इन 2 तरीकों से ऋण की अदायगी होती है। जो जनरल बेसिक लोन होते हैं, होम लोन, गाड़ी का लोन, वो सब EMI आधारित होता है कि जो टोटल अमाउंट है प्लस ब्याज आया उतना जोड़ के उसको डिवाइड कर दिया समय से, तो इसको आप बोलेंगे EMI। पर जितने बड़े बड़े लोन चलते हैं वो इस तरह से चलते हैं कि पहले ब्याज दिया जाता है और ब्याज के बाद जब समय पूरा हो जाता है तो मूलधन वापस कर दिया जाता है। बात स्पष्ट हो रही है? अब किसी को जब आप लोन दे रहे हो, तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर यह सुनिश्चित है कि भाई इसमें रिस्क कम है, तो उसको हम बोलते हैं कि क्या है, प्राइम लोन है। मैं अलग अलग चीजों को बता रहा हूं, फिर इसको एक जहां पे इकट्ठा करेंगे तो आपको समझेगा कि ऋण जो है कैसे वर्गीकृत हो सकता है। तो एक तो हो गया प्राइम ऋण। एक दूसरे प्रकार का ऋण भी हो सकता है जिसको हम बोलेंगे सब प्राइम ऋण। सब प्राइम ऋण होता क्या है? सब प्राइम क्राइसिस जो है ये सब प्राइम लोन उस लोन को कहते हैं जहां पर कोई पर्याप्त गारंटी ना ली गई हो, तो रिस्क बढ़ जाता है। अगर जो है मान लीजिए मैंने किसी से लोन लिया है और कोई गारंटी नहीं रखी है, तो जाहिर सी बात है रिस्क ज्यादा है। मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए भाभी ने मुझे 10,000 दिए, बदले मैंने घड़ी रखी हुई है, तो रिस्क कम है। पर अगर जो है कोई घड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, पैसा लेके मैं गायब भी हो सकता हूं, तो वो क्या है, सब प्राइम ऋण है जहां पर रिस्क ज्यादा है। अब सब प्राइम ऋण भी कई प्रकार से हो सकता है। एक तरीके का ऋण होता है जो मैं भी पीछे आपको ब्रेक से पहले उदाहरण भी दे रहा था कि मान लीजिए मैं किसी बैंक में जाऊं और मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है और मैं उनसे 10 करोड़ का लोन ले आऊं, तो बैंक वाले की बेवकूफी, मेरी होशियारी। अब जाहिर सी बात है मैं रीपे नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ऋण को ओवर लिवरेज ऋण कहा जाता है। लिवरेज होता है क्षमता के आधार पर, ओवर लिवरेज। तो भी आप जो सुन रहे हो, मैं नाम नहीं लूंगा, पर आपने सुना कि फला व्यक्ति ओवर लिवरेज है, मतलब उनको अपनी क्षमता से बहुत अधिक ऋण दिया गया है। अगर आज भी उनकी पूरी संपत्ति बेच दी जाए तो कुछ ऋण, जितना ऋण लिया है उसका वो 1/10वां हिस्सा भी नहीं चुका पाएंगे, तो इसका मतलब डिफॉल्ट होना ही है देर से फिर। अब या तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए, हवा हवा में है सब। अब ये सब प्राइम ऋण है। आपने सुना होगा, मैंने आपको एक आध बार इशारा भी कि 2008 में बहुत बड़ी क्राइसिस हुई थी जिसको हम पूरी दुनिया में सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं। वहां पे ऐसे ही कुछ हुआ था कि बहुत ज्यादा लिवरेज कर दिया गया चीजों को, इत्यादि इत्यादि। तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, लिवरेज, ओवर लिवरेज ऋण है। इसमें भी रिस्क ज्यादा होता है। तो मैंने आपको बताया एक प्राइम ऋण हो सकता है, एक सब प्राइम ऋण हो सकता है, एक होता है ओवर लिवरेज ऋण। ओवर लिवरेज ऋण में क्या है, क्षमता से अधिक का ऋण दिया गया है। एक शब्द होता है टीजर ऋण, टीजर बोलते हैं उसको। टीजर ऋण क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को जो हम लोन दें, जब किसी व्यक्ति को हम लोन दें और उसमें शर्त रखें कि शुरुआत में आपको कम भुगतान करना है, बाद में ज्यादा भुगतान करना है। शुरुआत में कम भुगतान करना है, बाद में ज्यादा भुगतान करना है, तब उसको बोलते हैं टीजर लोन। ज्यादातर स्टार्टअप इत्यादि में देखा जाता है, कुछ एक स्टार्टअप को छोड़कर,
ज्यादातर जब मान लीजिए कोई व्यवसाय शुरू कर रहा है कोई, तो भाई शुरू में आपको ज्यादा खर्चा लगता है ना व्यवसाय बनाने में, स्टैब्लिश करने में। तो बैंक से अगर मैं लोन लेने जाऊंगा तो बैंक ये कहेगा अच्छा शुरुआत में आप कम पैसा देना, कम ईएमआई देना, और जैसे जैसे बिजनेस स्थापित हो जाएगा ईएमआई बढ़ती जाएगी। इस तरह के ऋण को टीजर ऋण कहा जाता है। इसमें भी डिफॉल्ट होने की संभावना है कि भाई शुरुआत में काम नहीं चला तो ज्यादा नुकसान हो गया इत्यादि इत्यादि। तो टीजर ऋण है, सब प्राइम ऋण है, और एक और होता है जिसको बोलते हैं जॉम्बी ऋण। जॉम्बी आपने देखा कि नहीं, ट्रेन टू बुसान बोलते हैं ना शायद उस मूवी को। जॉम्बी ऋण क्या होता है, जब जानबूझ के वो ऋण दिया जाए जिसमें बहुत ज्यादा संभावना है ऋण के खराब हो जाने की। जैसे तमाम जो आप देखते हो सरकारी बैंकों में ऐसे ऋण दिए जाते हैं, वो हैंड इन ग्लव सिचुएशन है। हैंड इन ग्लव्स का मतलब अंदर कुछ लेन देन हो गया होगा और उसकी वजह से उन्होंने बहुत ऐसे आदमी को लोन दे दिया जिसको ना तो चुकाने की क्षमता है ना ही चुकाने की इच्छा है, दोनों ही बातें। तो जहां पर ऋण के खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा हो उसको हम बोलते हैं जॉम्बी लोन। तो इस तरह से हम ऋणों का वर्गीकरण भी करते हैं कि ऋण कौन। तो मैंने आपको कुछ प्रकार बताया भी। पहला प्रकार मैंने आपको बताया कि ऋण का प्रकार हो सकता है कि प्राइम है, सब प्राइम है, टीजर है, जॉम्बी है या ओवर लिवरेज्ड है। ओवर लिवरेज बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में। बहुत सारे बड़े उद्योगपतियों हैं ओवर लिवरेज्ड हैं। वो किसी एक पे नाम लेने की जरूरत नहीं, लगभग सभी ओवर लिवरेज्ड हैं, लगभग सभी ओवर लिवरेज्ड हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारी व्यवस्था ऐसी है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें एक दूसरा, मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं ऋण की तो ऋण फाइनेंशियल ऋण हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल ऋण हो सकता है। फाइनेंशियल ऋण का मतलब जो व्यवसाय के लिए लिया जाए, नॉन फाइनेंशियल ऋण का मतलब जो अपने उपयोग के लिए लिया जाए, चाहे सरकार ले चाहे व्यक्ति ले। तो क्रेडिट कार्ड नॉन फाइनेंशियल ऋण होता है। क्रेडिट कार्ड नॉन फाइनेंशियल, घर के लिए आप लोन लिया नॉन फाइनेंशियल, सरकार ने लोन लिया नॉन फाइनेंशियल डेट, कोई बिजनेस करने के लिए लोन दे तो फाइनेंशियल डेट। अच्छा, इसकी परिभाषा दी हुई है। मैं फिर कहूंगा कि देखिए ये भी एक बात है। एक केस हुआ था 2019 में रियल स्टेट के मामले में, उसमें एक आगे हम पढ़ेंगे आईबीसी होता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। आईबीसी ने फाइनेंशियल ऋण के बारे में कुछ कहा, तो यूपीएससी ने पूछा इनमें से कौन सा नॉन फाइनेंशियल ऋण है। वो करंट अफेयर्स से भी आधारित था, लेकिन देखिए अगर वो करंट अफेयर्स सीधे सीधे पूछते तो महंगा हो जाता, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट था। उन्होंने एक बेसिक चीज आपसे पूछी कि आपको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ऋण का अंतर पता है कि नहीं। तो जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व हो वो फाइनेंशियल ऋण, जिसमें नॉन इन्वॉल्व हो, सीधे सीधे कंजम्पशन के लिए लिया गया है, उसको बोलोगे ये नॉन फाइनेंशियल ऋण है। तो ये एक और मैंने आपको बताया कि ऋण का अदायगी भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। ऋण की अदायगी दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो ये कि पूरे ऋण के अमाउंट और ब्याज को मिलाकर उसे एक निश्चित मात्रा से विभाजित कर दिया जाए, तब आप उसको ईएमआई बोलते हो। अगर मंथली बेसिस पे तो ईएमआई, अगर तिमाही बेसिस पे तो ईक्यूआई, इक्वेटेड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, वो डिपेंड करता है क्या एग्रीमेंट है। और एक तरीका ये भी हो सकता है जो ज्यादा कॉमन है, हालांकि हम और आप उससे ज्यादा परिचित नहीं रहते, आम रोजमर्रा में नहीं दिखता, लेकिन ज्यादा क्या दिखता है कि आप कोई ऋण लेते हो, तो शुरुआत में सिर्फ ब्याज देते हो और एक समय पूरा होने के बाद आप जो है ऋण को वापस करते हो, मूलधन को वापस करते हो। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसी में एक चीज और भी हो सकती है। एक चचा थे, नाम नहीं लूंगा, आजकल इंडिया में नहीं है, वो चले गए इंडिया से, है ना, फगेटिव हैं वो। फिगेटिव समझते हैं, जो आर्थिक भगोड़े जिनको आप कहते हो, लंदन में ही शरणार्थी हैं वो भी। अब वो जो है वो क्या करते थे, एक बैंक से लोन लिया मैंने 10 करोड़ का, एक बैंक से लोन लिया 10 करोड़ का, शुरुआत में ब्याज दिया, और जब 5 वर्ष पूरे हो गए तो अब 10 करोड़ वापस करना है। तो मैंने उस बैंक से कहा दूसरा लोन दे दो मुझे 10 करोड़ का, या किसी और बैंक से कहा मुझे 10 करोड़ का ऋण दे दो। 10 करोड़ का ऋण लिया, ये 11 करोड़ का ऋण लिया, वो 10 करोड़ चुका दिए और अब नए का ब्याज दे रहे हैं, नए का 1 करोड़ एक्स्ट्रा भी है, नए का ब्याज दे रहे हैं, फिर जब समय आएगा तो फिर ऐसा कर देंगे। इस प्रक्रिया को ईवरग्रीनिंग कहा जाता है। अगर आप ऐसा करते हो, कहते हैं ईवरग्रीनिंग हो रही है। इसलिए ईवरग्रीनिंग को लेकर नियम है, कैसे नहीं, ये नहीं कि आपने कर्जा लिया फिर नया कर्जा ले लिया, ऐसा लोग करते हैं। ये भी एक तरीका है कि कर्जा लेके जो है ना, और उससे फिर जो है एक नया कर्जा ले लिया, पुराने कर्जे को चुका दिया। तो इस तरह से आप जो है सिर्फ ब्याज पे चल रहे हो और बाकी उससे जो पैसा कमा रहे हो तो अलग ही है।
तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि इन सब चीजों का कैलकुलेशन बढ़िया हो। ये कुछ बेसिक बातें मैं चाहता था पहले ऋण के बारे में आप समझ लें कि जो ऋण है, अच्छा इसमें भी कहने की बात नहीं कि ऋण जो है वो शॉर्ट टर्म का हो सकता है, कम समयावधि का हो सकता है और लंबी समयावधि का भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है। ठीक। सो अब रिस्क के आधार पर अगर शॉर्ट टर्म को देखें तो शॉर्ट टर्म में रिस्क कम है तुलनात्मक रूप से लॉन्ग टर्म में। ठीक। लेकिन लॉन्ग टर्म ऋण में आपको लाभ ज्यादा होता है क्योंकि लंबे समय तक ब्याज मिलता है। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके डिसाइड किया जाता है कि लॉन्ग टर्म में कैसा ब्याज दिया जाए और शॉर्ट टर्म में कैसा ब्याज दिया जाए। सिर्फ एक घटक पे नहीं, दो घटक, रिस्क कितना है और कितना उस कस्टमर से में कमाई हो रही है। अगर लंबे समय के लिए तो कमाई ज्यादा लेकिन रिस्क भी ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है। अगर छोटे समय के लिए है तो कमाई कम है, रिस्क भी कम है। तो वो डिपेंड करता है इन सब चीजों को कैलकुलेट करके कि कैसा उनको ऋण दिया जाए, क्या ब्याज दर होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। बात क्लियर हो रही है? एक चीज यहां पर मैंने आपको भी कहा तो थोड़ा सा एक बात बता दो कि सब प्राइम लोन पूरे दुनिया में एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी समस्या है, पूरी दुनिया में है, कोई हम अकेले नहीं है। और जैसे अमेरिका में जो क्राइसिस हुई थी, सब प्राइम क्राइसिस, थोड़ा सा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सब प्राइम क्राइसिस, सब प्राइम लोन क्या है मैंने भी आपको बताया। क्या होता है सब प्राइम लोन? जब बिना किसी गारंटी के या पर्याप्त गारंटी के ऋण दे दिया जाए। ऐसा ही कुछ हुआ था यूएसए में। अगर मुझे सब प्राइम लोन को समझाना है तो मैं एक दूसरे उदाहरण से समझाऊं तो शायद आसान हो जाए। मान लीजिए जो नीचे चाय वाला है, नीचे चाय वाला है, जो चाय जो बेच रहा है यहाँ मंदिर के किनारे, चाय के साथ कुछ अतिरिक्त चीजें भी बेचते हैं वो, कुछ लोग देखे गए हैं, नजर आए हैं। सो खैर ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। सो अब ये चाय वाला जो है, एक इसी के उदाहरण से समझते हैं। ये जो चाय वाला है, इसको लगा कि भाई ग्राहक बहुत हैं, बच्चे यहाँ पे बहुत सारे हैं, विजन में बच्चे बढ़े हैं, नीचे अन्य संस्थान में बच्चे बढ़ रहे हैं लगातार। अब मान लीजिए जो है अगर बच्चे जाना तो उनको लगा कि हम अपना व्यवसाय एक तरीके से बढ़ा सकते हैं। उन्होंने क्या किया, बच्चों से कहा कि ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, आप पैसा जब पापा भेजेंगे तब दे देना, खाता चला देते हैं तुम्हारा। तो उन्होंने अकाउंट खोला आपका, आप वहां चाय पीने जाते थे, आपका अकाउंट खुल गया। अब अकाउंट खुलते ही क्या होता है, खर्चा बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। अब अकाउंट खुला तो जहां दो चाय पीते थे अब 6 चाय पियेंगे दिन में। हाँ, जहां एक आध सिगरेट चलती थी 3-4 चलेगी। अब स्वाभाविक है। तो आप जो है पहुंचे, आपने जो है चाय के लिए ऑर्डर करा, चाय के साथ कुछ और भी ऑर्डर करा और दोस्त को भी ले गए साथ में, चलो तुम भी चलते, खाते में लिख लेना, खाते में लिख लेना। क्रेडिट कार्ड का फिलॉसफी यही है, क्योंकि जब आपको तुरंत पैसा नहीं देना होता तो आपकी खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तुमने खाते में लिख लेना, ठीक है। अब खाते में लिखना शुरू हुआ तो उस आदमी का व्यवसाय तो बढ़ा ना। जहां महीने में वो 10,000 रुपए का या 20,000 रुपए का व्यवसाय कर रहे थे, अब एकदम से 1 लाख रुपए का व्यवसाय करने लगे। अब चाय जब ज्यादा बिक रही है तो चीनी भी ज्यादा चाहिए होगी, चाय पत्ती भी ज्यादा चाहिए होगी, दूध भी ज्यादा चाहिए होगा। सिगरेट ज्यादा बिक रही तो सिगरेट के जो प्रोडक्ट्स भी ज्यादा चाहिए होंगे। तो ये भी तो कहीं सामान लाते होंगे। तो जहां से चीनी लाते थे, 1 किलो चीनी लाते थे, अब 10 किलो चीनी ला रहे हैं, तो उसको भी दिख रहा है कि भाई इसका तो व्यवसाय बढ़ रहा है। और उसको फिर जब 10 किलो चीनी का ऑर्डर करेगा तो ये कहेंगे कि भाई साहब एक काम करो, कुछ अभी ले लो, कुछ उधार में लिख लेना, खाते में लिख लेना। तो आपका खाता खुला, चाय वाले का व्यवसाय बढ़ा। अब चाय वाले ने खाता खुलवाया होलसेल वाली की दुकान के पास, जहां से वो लाते होंगे, मान लीजिए चावड़ी बाजार है, जहां से भी खरीद के लाते हो, वहां पर खाता खुलवा दिया। हाँ भाई साहब ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाओ आप, व्यवसाय बढ़ रहा। बल्कि सलाह और देगा कि भाई साहब बिरयानी भी बेचो तुम, कढ़ी चावल भी बेचो, बढ़िया है। वो भी सब भी शुरू हो गया और डिमांड बढ़ने लगी, तो बढ़िया है, बिजनेस भी बढ़ रहा है। आपके आंकड़ों में दिख रहा है कि लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो स्टूडेंट भी ज्यादा जा रहे हैं, चाय भी ज्यादा बिक रही है, बिरयानी बिक रही है, चावल कढ़ी चावल बिक रहा है, सिगरेट बिक रहा है, सब कुछ बढ़िया। उधर जहां होलसेल वाला वो भी बड़ा खुश कि भाई कहा 1 लाख का सामान ले जाता था, 5 लाख का सामान ले जाता है। अब होलसेल वाला भी तो किसी से लेता होगा, होलसेल वाला भी तो किसी से ले रहा होगा। मान लीजिए ऐसे बहुत जगहों पर चीजें हो रही हो, तो होलसेल वाले ने पीछे जाकर जो मान लीजिए जहां पे भी प्रोड्यूसर है, जहां चाय उत्पादन होता होगा, वहां से मंगाते होंगे, वो उनके यहां खाता खुलवाया। अब जो उत्पादन करता है उसकी वो तो अपनी जेब से लगा रहा है, उसको भी लगा चलो कोई बात नहीं, पैसा आ जाएगा। एक बिजनेस साइकिल बोलते हैं इसको कि चलो ठीक है, हमने दे दिया उधार, फिर अगली बार जब फसल लगनी है चाय की तब तक तो पैसा आ ही जाएगा। अभी तक सब कुछ बढ़िया था,
दिखाई लगने लगा, अरे भाई क्या मुखर्जी नगर व्यवसाय चल रहा है, देखो चाय का ये बिजनेस, ये नए स्टार्टअप शुरू हो गए, ये वो दुनिया भर नौकरी हायर कर ली गई लोगों की फटाफट कि हाँ भाई ये नया बिजनेस, जब करे नौकरी हायर कर ली गई, तो यही आजकल हो रहा था, सब कुछ बढ़िया था। दिक्कत क्या है, जब जो उत्पादक है उसकी भी जो क्षमता होगी ना अपने जेब से खर्च करने की, उसकी क्षमता हो गई खत्म। अब यहां से हमारे पास वो पैसा नहीं, तो उसने होलसेल वाले पे दबाव बनाया कि भाई उधार ज्यादा हो गया कुछ दो। होलसेल वाले ने दबाव बनाया चाय वाले पे कि भाई साहब उधार ज्यादा हो गया कुछ दो। चाय वाले ने दबाव बनाया विद्यार्थी पर कि भाई साहब उधार ज्यादा हो गया, विद्यार्थी हुए गायब कि उधर क्यों जाना, कहीं और चलते खाता खुलवाते, विद्यार्थी हो गए गायब। अब विद्यार्थी गायब हुए तो पैनिक बटन ट्रिगर हुआ, पैनिक बटन ट्रिगर हुआ कि यार ये तो जहां 1 लाख की सेल थी 50,000 की रह गई, जहां चीनी 5 किलो आ रही थी अब 2.5 किलो आ रही, वो भी चढ़ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा हम लेके भाग जाएंगे, भाई साहब अब बिल नहीं मिलेगा, पहले पुराना चुकाओ इत्यादि इत्यादि। वहां पर उत्पादन पे पैनिक ट्रिगर हुआ। अब यहां पे चाय वाले ने फिर और विद्यार्थियों पर दबाव बनाया, जब और विद्यार्थी गायब होने शुरू, तो एक टाइम के बाद अच्छा ने हाथ खड़ा कर दिया, भाई साहब ये रही मेरी दुकान, ले जाओ जो पैसा पाओ ले लो, मेरे पास अब पैसा है नहीं। इसने हाथ खड़ा किया, यही हालत फिर होलसेल वाले की, उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई साहब मेरे पास पैसा है नहीं, क्या कर सकते हैं। और फिर वही हालत जो है प्रोड्यूसर की, उसने भी कि करें क्या, खत्म कहानी। इसमें दोषी कौन है इस पूरी व्यवस्था में? इसमें दोषी एक कंसेप्ट है, वो ये कि उधार पे उधार पे उधार नहीं होना चाहिए था। आय पर आए सबसे बढ़िया तरीका। मैं हमेशा कहता हूं आपको चाहिए ये, अगर आप मेरे छोटे भाई जैसे होते तो मैं जरूर, वैसे छोटे भाई जैसे आप हैं लेकिन फिर भी एक अगर आप एक आय का स्रोत बना ले, उस आय के स्रोत से कुछ और आय आती हो, और उस आय के स्रोत से फिर कुछ और आय आती हो, तो उस पैसे से जो मन करे करिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। एक आय का स्रोत बनाइए, उससे कुछ और आया है, अब ये जो आय का स्रोत है इससे कुछ और आए, फिर इससे मन करे स्विट्जरलैंड घूमिए, मन करे दुनिया घूमिए, आपकी सेहत पे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। और कर्ज में बिल्कुल घातक है, एक कर्ज के अगेंस्ट में दूसरा कर्ज, और दूसरे कर्ज के अगेंस्ट में अगर तीसरा कर्ज हुआ तो चांसेस ऑफ डिफॉल्ट बढ़ जाते हैं। अब समझ में आई ये बात जब इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई। हुआ क्या था सब प्राइम क्राइसिस में, रियल स्टेट तेजी से बढ़ रहा था अमेरिका में, मकान बिक रहे थे, तो लोगों ने सस्ते में उधार में मकान देना शुरू किया। कोई बात नहीं, आप ईएमआई तब दे देना, टीजर लोन ले लो, ये कर लो वो कर लो, सस्ते में मकान देने शुरू किए। अब मकान की ईएमआई ज्यादा जा रही थी तो और हेल्प कर दी कि अच्छा मकान की ईएमआई आप दे रहे हो, कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड भी ले जाना मकान के लोन के अगेंस्ट, कि बाकी खर्चे वहां से चला लेना। अब जब मकान की डिमांड बढ़ने लगी तो भाई इनको सीमेंट की डिमांड, सरिये की डिमांड, बाकी डिमांड भी चाहिए थी, इन्होंने आगे पैसा लिया। आगे पैसा लिया तो उन्होंने फिर एक बहुत बड़े ग्रुप से पैसा लिया था, उन बैंकों वालों ने जिन्होंने इनको पैसा दिया, उसका नाम था लेमन ब्रदर्स, जो वो उत्पादक था। तो उत्पादक वाला जब उसकी पैसे उसके पास खत्म होने लगे, तब उसने दबाव बनाया इन बैंकों पर, बैंकों ने दबाव बनाया रियल एस्टेट वालों पर, रियल एस्टेट वालों ने दबाव बनाया ग्राहकों पर, ग्राहक गायब होने शुरू हो गए। जब ग्राहक गायब होने शुरू हो गए तो मकान की कीमतें गिरने लगी। तो जो मकान मैंने 1 करोड़ में खरीदा था, अब उसकी कीमत 50 लाख, मैं फ्री ईएमआई नहीं दूंगा, जैसे इस समय पूरे भारत में चीज दिख रही है। इसलिए थोड़ा चिंता है रियल एस्टेट को लेकर। ईएमआई डिफॉल्ट हो रहा है, विलफुल डिफॉल्ट हो रहा है, क्योंकि तमाम बड़े बड़े रिटेल हाउस में जिन लोगों ने दुकानें वगैरह खरीद ली थी, उन्हें दिख रहा बिजनेस है नहीं, तो ईएमआई वो दे नहीं रहे। इसको विलफुल डिफॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमने तो महंगे में सौदा खरीद लिया, जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है वो 40 लाख की रह गई है, 45 लाख की रह गई, तो हम क्यों देने जाए। और उससे उनपे एक पैनिक बटन ट्रिगर हो रहा है। इसलिए आम्रपाली ग्रुप और ये ग्रुप आप देख रहे हो, बार बार एक एक करके नाम आ रहे हैं सामने कि कुछ गड़बड़ है यहां पर। तो यही हुआ था 2008 में। हालांकि इंडिया में हमने उसको फिर भी रेगुलेट कर लिया 2017 के बाद थोड़ी स्थिति, इसलिए आप 2017 से देख रहे हो रियल एस्टेट लगातार नीचे की तरफ है। तो रियल एस्टेट आप समझ रहे ना, जो पूरा मकान जो बनता है ये सब, तो ये कारण था सब प्राइम क्राइसिस का। इसीलिए कहा जाता है कि ऋण में कुछ कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। ऋण के अगेंस्ट ऋण खतरनाक होता है, और ऋण के अगेंस्ट अगर ऋण दे दिया जाए तो अनिवार्य रूप से खतरनाक होता है। फिर वो मान लीजिए जानलेवा होगा, वो कहीं ना कहीं विध्वंसक होगा अर्थव्यवस्था के लिए। और अक्सर ये गलती हो जाती है कि आप ऋण के अगेंस्ट ऋण लेते हो, उसके अगेंस्ट ऋण ले लेते हो। तो ये
एक मोटा मोटा कि ऋण के बारे में बेसिक बात क्या। अब जब यहां पर मैं बात कर रहा था कि ऋण दिया जा सकता है, तो आई होप आपको बेसिक समझ में आ रही ऋण क्या। तो पहला तो ये, पहले हम ऋण के बारे में समझ रहे थे बेटी कि बेसिक बेसिक बातें क्या है, मोटे मोटा बातें क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं इत्यादि इत्यादि। तो आपने सोचा कि विभिन्न प्रकार के ऋण कौन कौन से हो सकते हैं, लघुकालिक हो सकता है, दीर्घकालिक हो सकता है, सिक्योर हो सकता है, सबप्राइम हो सकता है, टीजर हो सकता है, ओवर लिवरेज्ड हो सकता है, जॉम्बी हो सकता है। ये समझ में आ गया। एक और वर्गीकरण हो सकता है ऋण का कि ऋण जो है फाइनेंशियल डेट है या नॉन फाइनेंशियल डेट है। एक मैंने आपको बताया कि ऋण का भुगतान कैसे किया जा सकता है, उसके क्या प्रकार हो सकते हैं। अब जब हम यहां पर ऋण के भुगतानों की बात कर रहे थे, यहीं पे एक कंसेप्ट और भी है, पर उससे पहले चाहूंगा कि थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, नहीं तो फिर वो जो है टाइम हो गया। अच्छा थोड़ा सा लिख लेते हैं ना। अरे अच्छा लिख लो भाई, इतना भी है ना। ऑलराइट, आप हेडिंग देखिए। अच्छा, आप ऋण, वित्तीय मध्यस्थों का एक प्रमुख कार्य, वित्तीय मध्यस्थों, थक गए क्या आप लोग? ऑलराइट, आई एम तो जस्ट गेटिंग वार्म्ड अप, है ना। आप नहीं, आज भी 3 क्लास का एग्रीमेंट नहीं। ऑलराइट, वित्तीय मध्यस्थों का एक प्रमुख कार्य, हेडिंग ऋण देना, हमने लिखा ना जमा लेना और दूसरा ऋण देना, एडवांसिंग लोन्स, तो हेडिंग दे सकते हैं ऋण देना, एडवांसिंग लोन्स। वित्तीय मध्यस्थों का एक प्रमुख कार्य ऋण सुलभ कराना भी है। ऋण सुलभ कराना भी है। ऋण एक प्रकार का की वित्तीय व्यवस्था है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। ऋण एक प्रकार की वित्तीय व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष को निर्धारित धनराशि, अधिकांश हम धनराशि की बात करते हैं, और प्रकार के भी ऋण हो सकते हैं, जैसे आपके ऊपर भी मेरा ऋण रहेगा, जिसको कहते हैं ना गुरु का ऋण इत्यादि, वो सब नहीं बात हो रही यहां पर, इसी की बात हो रही बस ना। उसको भी लोग ऋण बोलते हैं, पर हम यहां उसकी बात नहीं। तो इसमें ऋण एक वित्तीय व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक निर्धारित धनराशि निर्धारित शर्तों के अंतर्गत, निर्धारित धनराशि निर्धारित शर्तों के अंतर्गत, अब शर्त में ब्याज भी हो सकता है, बिना ब्याज के भी हो सकता है, वो जो भी हो, के अंतर्गत उपलब्ध कराता है। यह ऋण दीर्घकालिक या लघुकालिक हो सकते हैं, दीर्घकालिक या लघुकालिक हो सकते हैं। दीर्घकालिक या लघुकालिक हो सकते हैं। वित्तीय मध्यस्थों के संदर्भ में ये ऋण, वित्तीय मध्यस्थों के संदर्भ में यह ऋण उनके आय का स्रोत है, अतः उनके लिए एक प्रकार की आस्तियां हैं, एक प्रकार से आस्तियां हैं या एसेट्स हैं, एक प्रकार से आस्तियां या एसेट्स हैं, एसेट्स। ऋणों का वर्गीकरण उनके जोखिम के आधार पर निम्न प्रकार से हो सकता है।
ऋणों का वर्गीकरण उनके जोखिम के आधार पर निम्न प्रकार से हो सकता है। उनके जोखिम के आधार पर निम्न प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से? पहला, प्राइम ऋण। प्राइम ऋण, प्राइम। इस प्रकार के ऋणों में, इस प्रकार के ऋणों में जोखिम न्यूनतम होता है। जोखिम होता तो हमेशा है लेकिन कम रहता है। जोखिम न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है, क्योंकि ऋणों के सापेक्ष पर्याप्त गारंटी उपलब्ध होती है। ऋणों के सापेक्ष पर्याप्त गारंटी उपलब्ध होती है। गारंटी उपलब्ध होती है, पर्याप्त गारंटी उपलब्ध होती है। दूसरा, सब प्राइम ऋण। सब प्राइम ऋण, इस प्रकार के ऋणों में, इस प्रकार के ऋणों में सापेक्षिक रूप से जोखिम अधिक होता है। जोखिम अधिक होता है क्योंकि पर्याप्त गारंटी का अभाव हो। क्योंकि पर्याप्त गारंटी का अभाव होता है। गारंटी कम होती है, पर्याप्त गारंटी का अभाव होता है। इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं इसमें? पहला निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, इसको बोलते ओवर लिवरेज। ओवर लिवरेज, ओवर लिवरेज ऋण। इस प्रकार के ऋणों में किसी व्यक्ति को उसकी भुगतान क्षमता हेतु उपलब्ध स्रोतों से अधिक का ऋण दिया जाता है। से अधिक का ऋण, उपलब्ध स्रोतों से अधिक का ऋण दिया जाता है। एक बार कहां से? इस प्रकार के ऋण में किसी व्यक्ति को उसकी भुगतान क्षमता के लिए उपलब्ध स्रोतों से अधिक का ऋण दिया जाता है। तो मेरे पास टोटल एसेट ही 1 करोड़ का है, आप मुझे 50 करोड़ का लोन दे दोगे तो आप ले जाओ भैया एसेट, क्या कर सकते हैं? तब भी तो मैं 49 करोड़ के फायदे में हूं, मैं क्यों दूंगा आपको वापस? लॉजिक बताइए मुझे, एक कारण बताइए, पैसा वापस क्यों करूं? जब मुझे मिल गए तो मैं 49 करोड़ रखूंगा, 1 करोड़ ले जाओ, क्या दिक्कत? तो अब इसमें ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मैंने आपको तो बड़ा भरोसा किया था। मैंने कहा था भरोसा करने को? मैंने तो कहा नहीं था आपको भरोसा करने का, आपकी प्रॉब्लम ने भरोसा किया। तो व्यवसाय में ऐसे नहीं चलता है कि हाँ, जो आपको क्षमता देखनी होगी। और इसीलिए देखिए, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप कल अधिकारी बने, तो सॉरी अगर मैं अपनी सीमाएं लाग रहा हूं, पर आपको समझना चाहिए कि अगर कोई आपको कुछ धनराशि घूस में देता है तो आप ही के देश की कुछ बहुत बड़ी संपत्ति जा रही है, कहीं ना कहीं उसका मैनिपुलेशन हो रहा है।
अगर आपके पास सीएमओ जो है कुछ पैसा लेके आता है कि सर ये आपका हिस्सा, तो मान के चलिए कुछ बहुत बड़ा वो, अब बच्चों के लिए अगर सिरिंज का पैसा वो खा जाए तभी तो आपको कुछ दे रहे होंगे कट। तो ये हम अपने ही नुकसान कर रहे हैं। हम बिल्कुल उसी कालिदास जैसे हैं जो उसी डाली को काट रहे हैं जिस पे बैठे हुए हैं। भाई ये अलग बात है कि चूंकि डाली थोड़ी बड़ी है, थोड़ी दूर है, तो दिखाई नहीं पड़ रही, हमारी इतनी दूरदृष्टि नहीं है कि वहां तक दिखाई पड़े कि हम उसी ही डाली को काट रहे हैं जिस पे बैठे हुए हैं। आप आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको इकट्ठा कर रहे हो। जब देश ही नहीं रहेगा तो आने वाली पीढ़ी करेंगे क्या? अगर देश और अच्छा रहेगा तो उनको स्वतः लाभ मिलेगा, भले उनके पास पैसा ना हो, सड़कें अच्छी रहेंगी, शिक्षा अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सुविधा, यही तो उद्देश्य है। कर किस लिए रहे हैं? अगर ध्यान से देखें, लेकिन इस हड़बड़ी में शायद किसी के पास बैठ के सोचने का टाइम नहीं है, सोचने का टाइम नहीं है, और सिर्फ एक रैट रेस लगी कि मेरा कूड़ा उसी कूड़े से ज्यादा कैसे हो जाए। कूड़ा क्या? वो स्रोत जो आप काम ना, जो आपके इस्तेमाल में ना है। किताबें ना पढ़ी जाए तो कूड़ा, पढ़ी जाए तो किताब, कपड़े ना पहने जाए तो कूड़ा, पहने जाए तो कपड़े, खाना ना खाया जाए तो कूड़ा, खाया जाए तो खाना, यही तो होता है। तो जो स्रोत इस्तेमाल नहीं कर सकता कूड़ा ही है वो, और सब कूड़ा बढ़ाने में लगे हुए। तो हालांकि मैं जानता हूं कि मैं अपनी सीमाएं लांघ रहा हूं, यहां पर मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि भ्रष्टाचार पर हम एक निवेदन करते दिखाई पड़ते हैं कि प्लीज भ्रष्टाचार ना करिए। अरे कालिदास हो तुम यार, भ्रष्टाचार ना करिए क्या मतलब? कुछ तरह से समझाइए कि तुम कालिदास हो, दरअसल तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि तुम जिस लिए कर रहे हो उस चक्कर में तुम खुद ही उस ब्रांच को काट रहे हो जिसपे बैठे हुए हो, जिसमें बैठे हुए। लेकिन शायद हम इस तरह से देखते हैं या देखना जरूरी नहीं समझते, जो भी है। ओवर लिवरेजिंग साफ साफ बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ हैंड इन ग्लव्स की सिचुएशन है। अब एक कोई जो है मान लीजिए कोई बैंक में काम करता, बैंक डूब जाएगा तो उसकी भी तो नौकरी गई, और अगर बैंक फ्लोरिश करता है तो उसको इंसेंटिव मिलेंगे, उसके लाभ मिलेंगे। ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। तो ओवर लिवरेजिंग जहां भी होता है, हम लोग एक इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत भी है, उसमें मैं नहीं जा रहा यहां पर वो कहता है कि अगर कहीं बैंकिंग व्यवस्था में ओवर लिवरेजिंग है तो इसका मतलब अभी उनके यहाँ फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही नहीं है, वो समझ ही नहीं रहे। अब मान लीजिए हमको एक बंदी बधाई सैलरी मिलती है और कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, एक आध बार तो मैं बोल भी देता हूं, हमारे यहाँ एक आध शिक्षक ऐसे हैं जो अभी भी 1970 और 80 वाले नोट से वही पढ़ा रहे हैं। नोट्स भी नहीं, यहाँ नहीं, विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी है, तभी तो शायद हम इस तरह के वैकल्पिक संस्थानों की जरूरत पड़ गई। और ये अच्छा मजेदार बात देखिए, आपने ध्यान दिया हो तो, जब नहीं पढ़ रहे थे तो डिग्री पे डिग्री है, जब एक्चुअली पढ़ रहे तो कोई डिग्री नहीं मिल रही। पिछले 6 महीने में जितना आपने पढ़ लिया, इतना पिछले 6 साल में नहीं पढ़े, शायद पूरी जिंदगी मिला के भी नहीं पढ़े होंगे, और तब डिग्री पे डिग्री मिल रही थी। अब कोई डिग्री नहीं मिल रही। आप द्वंद्व देख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था, अब डिग्री पे डिग्री मिल रही है, और जब पढ़ रहे हैं तो, और जबकि एक्चुअल पढ़ाई यहीं पे हुई, अगर पिछले 5-6 महीने जितना आपने पढ़ा। और किस लिए? क्योंकि वहां पे कोई जवाबदेही नहीं बनी है, तो उनको समझ में आता मेरा क्या नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान क्या हो रहा है। तो एक बल्कि हमारे सीनियर है, किताब है, नाम नहीं लूंगा उस किताब का, उनको मैंने मजाक में कहा भी, मैंने कहा सर ये 50 रुपए किताब से अपने कम से कम 50 लाख तो कमा ही लिए, अब तो इसको बदल दो, नो अब तो थोड़ा 50 रुपए और खर्च कर दो, किताब दोबारा ले लो। नहीं यार ठीक है, इसमें लाइनें वाने लगी हुई हैं तो आसान रहता है। अब ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बता रहा, ओवर लिवरेजिंग कहीं भी है फाइनेंशियल अरेंजमेंट में तो आप इसको बोरो कर सकते हैं। इसलिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये कि ओवर लिवरेजिंग बताता है कि अभी भी वहां का जो वित्तीय प्रबंधन है उसमें गुंजाइश है सुधार की। आगे लिख सकते हैं। इसीलिए आप देखते हो इस रिपोर्ट का बड़ा महत्व होता है। ब्लूमबर्ग जब रिपोर्ट देता है कि फला फला जगह देशों में ओवर लिवरेजिंग हो रही है, ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट देता है कि फला फला व्यवसायी फला फला देशों में ये ओवर लिवरेजिंग होती है, इससे अंदाजा लगता है कि वहां पे निवेश करने लायक है कि नहीं। अगला है चलिए, अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक 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 भाई, ठीक ठीक, अरे ऑलराइट। सो अगले क्लास में थोड़ा इसके बारे में सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे, ऐसे क्या डायमेंशन है, इत्यादि इत्यादि। थैंक यू।